नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की हर जरूरी खबर, राज्यों की सुर्खियों और खेल के मैदान का भी जानेंगे हाल। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश विरोधी कंटेंट दिखाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकार ने 8 यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक। देश की सुरक्षा पर असर डालने वाली सामग्री पोस्ट करने का आरोप। गोवा ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। 100% घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने वाला बना पहला राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा, नगर हवेली और दमन दीव ने हासिल की उपलब्धि। 5G लॉन्च का काउंटडाउन शुरू। कंपनियों को मिला 5G स्पेक्ट्रम असाइनमेंट लेटर। अगले महीने तक 5G सेवाओं के शुरू होने की संभावना। ताइवान को लेकर आमने सामने अमेरिका और चीन। बाइडेन सरकार का ताइवान के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने का ऐलान। चीन की संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई की चेतावनी। और हरारे में पहले वनडे में टीम इंडिया की शानदार जीत। मेजबान जिम्बाब्वे को दी 10 विकेट से मात। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और शिखर धवन की धमाकेदार बल्लेबाजी। पहले एक नजर उन खबरों पर जिन पर सुर्खियों में रही। संसद के मानसून सत्र का 17वां कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानसून सत्र का 17वां किया। सत्र 18 जुलाई को शुरू हुआ था और 8 अगस्त को समाप्त हुआ था। सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा 5वीं बार बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। HAL ने मलेशिया में कार्यालय स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। HAL का कार्यालय फाइटर लीड एंड ट्रेनर रॉयल मलेशियाई वायुसेना की अन्य जरूरतों के लिए नए व्यावसायिक अवसरों का दोहन करने में मदद करेगा। पुलिस ने पाकिस्तान की ओर से जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन से कथित रूप से आतंकवादियों के लिए गिराए गए हथियारों का जखीरा बरामद किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय BSP सांसद और उनके भाई मुख्तार अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी की टीम 11 जगहों पर तलाशी ले रही है। जुलाई में घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या जून की तुलना में 7.6% घटी है। DGCA के मुताबिक जुलाई महीने में 97 लाख से अधिक यात्रियों ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा की। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,608 नए मामले सामने आए। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार में तेजी आज भी जारी रही। सेंसेक्स में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी रही। निफ्टी 12.25 अंक यानी 0.07% की बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन के पश्चिमी किंगहाई प्रांत में अचानक आई बाढ़ से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग लापता हैं। तेज बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे नदी का रास्ता बदल गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद में हुए बम धमाके में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। हमले में 33 अन्य लोग घायल हुए हैं। खबरों पर विस्तार से नजर। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरे देशों से संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े कथित दुष्प्रचार के मामले में एक पाकिस्तानी चैनल समेत 8 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। साथ ही एक फेसबुक अकाउंट और 2 फेसबुक पोस्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। ब्लॉक किए गए इन चैनल के 114 करोड़ व्यूज और 85.73 लाख सब्सक्राइबर हैं। इन चैनल की सामग्री से धन अर्जित किया जा रहा था। जिन चैनल को सूचना प्रौद्योगिकी नियमों 2021 के तहत ब्लॉक किया गया है, उनमें 7 भारतीय समाचार चैनल हैं। इन यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल भारतीय सशस्त्र बलों और जम्मू कश्मीर जैसे विभिन्न विषयों पर भी फर्जी खबरें पोस्ट करने के लिए किया जाता था। दूरसंचार विभाग ने देश में 5G सेवाओं की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों को स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधी पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से अनुरोध किया है कि वो 5G सेवाओं को शुरू करने की तैयारी पूरी करें। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियां
अगले महीने तक 5G सेवाएं शुरू करने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र सरकार को 7 दिन चली स्पेक्ट्रम नीलामी से 1,50,173 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। 1 अगस्त को यह संपन्न हुई थी। अखिलेश सुमन मेरे सहयोगी इस समय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश सुमन, जब 5G सेवाओं के शुरू होने की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा तमाम मैं कहूँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अलग अलग सेक्टरों में अगर हम बात करें तो आज जो पड़ाव हमने पार किया है इसको कितना अहम पड़ाव माना जाए और कितनी जल्दी अब शुरुआत होती देख सकते हैं 5G सेवाओं की? देखिए, बहुत ही अहम पड़ाव है प्रीति। और जो पता है कि 4 जो कंपनियां हैं देश की, वो 4 कंपनियों को दिया गया है, स्पेक्ट्रम एलोकेट किया गया है। इसमें रिलायंस जियो है और उसके अलावा एक नई कंपनी है अडानी डेटा नेटवर्क। उसके अलावा जो पहले से काम कर रही है उसमें वोडाफोन आइडिया है और उसके अलावा भारती एयरटेल है। तो ये 4 कंपनियां हैं जो पूरे 5G स्पेक्ट्रम को लॉन्च, 5G सेवाओं को लॉन्च करेगी पूरे देश में। और ये महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए भी है कि देखिए, हम 2G, 3G, 4G के आने के बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल था। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कोरोना पीरियड में कि अब कंफर्ट लेवल से आगे बढ़ के बहुत ही तेज वर्किंग लेवल की ज़रूरत है पूरे डिजिटल क्षेत्र में। और उस वर्किंग लेवल को प्राप्त करने के लिए 5G नेटवर्क की बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं, आजकल लोग लैपटॉप पे भी, टैब पे भी काम कर रहे हैं और कंप्यूटर पे तो काम कर ही रहे हैं। तो डिजिटल जो वर्किंग स्टाइल है उसने हमारे देश की एफिशिएंसी को भी बढ़ाया है और उसके अलावा ज्ञान और विज्ञान को गांव के स्तर तक पहुंचाया है। तो 5G नेटवर्क इस पूरे रिवोल्यूशन को नीचे तक पहुंचाने में काफी मददगार साबित होगा। और देखिए प्रीति, दुनिया में अभी मात्र 10 देश हैं जो 5G नेटवर्क चला रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका है, चीन है, कनाडा और स्पेन जैसे देश हैं। लेकिन फिलीपींस और सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं जिन्होंने 5G लॉन्च कर दिया है। तो जो आशा व्यक्त की जा रही है कि भारत में चूंकि ये 4 कंपनियां पहले से भी आशान्वित थी और इनका काम लगातार चल रहा था, और फाइनल बिडिंग होने के बाद जब नाम जारी कर दिया गया उसके बाद मोटा मोटी ये लोग पूरी तैयारी कर चुके थे पहले से। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 महीने में आप आशा कर सकती है कि 5G नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी। अभी पूरे देश में शुरुआत नहीं होगी। यह माना जा रहा है कि 15 जो देश के बड़े शहर हैं उन शहरों में शुरू होगी और उसके बाद धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में होगा। लेकिन निश्चित तौर पे यह समझा जा रहा है कि 2023 तक 5G नेटवर्क का पूरे देश में विस्तार हो जाएगा और गांव से लेकर शहर तक सभी जगह 5G नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए, 5G नेटवर्क ही आखिरी चरण नहीं है, उसके बाद 6G, 7G पर भी पूरी दुनिया काम कर रही है, तो भारत को भी उसमें प्रवेश करना है। लेकिन जैसे जैसे हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ता है वैसे वैसे हार्ड पावर को भी बढ़ाने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हमारी कंपेटिबिलिटी बढ़ती जाएगी वैसे ही वैसे हम अन्य जो 6G, 7G में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन आज कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन हुआ है जबकि स्पेक्ट्रम एलोकेट कर दिया गया 4 कंपनियों को। कल पैसा जमा करने की आखिरी तिथि थी, उन्होंने जमा कर दिया और आज सारे लोगों को दे दिया गया है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसा अहम पड़ाव है जिसमें कि भारत ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में नई छलांग लगाने जा रहा है। प्रीति, बिल्कुल। और अखिलेश, जो आम लोगों के मन में एक सवाल होता है वो होता है कि उन्हें अपनी जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी 5G सेवाओं के लिए, तो इसे लेकर अभी कोई बात सामने आई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पे आकलन चल रहा है और जो कुछ कंपनियों से मेरी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि देखिए, जिस तरीके से हम 3G से 4G में प्रवेश किए तो थोड़ा सा हमको उसकी कीमत बढ़ानी पड़ी। लेकिन 4G से 5G में जब प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे ऐसे खर्च हैं जो कि नए खर्च नहीं करने हैं कंपनियों को। जैसे टावर नहीं बदलने पड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि उसी फ्रीक्वेंसी पे यूज हो जाएगा 5G का भी जो नेटवर्क और स्पेक्ट्रम है, तो उसमें थोड़े से सॉफ्टवेयर के बदलाव की ज़रूरत होगी। तो यह नहीं समझे कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता होगी। इसलिए जो कंपनियां ये कह रही हैं कि अभी जो आपका जो सबसे ज़्यादा कीमत है उस कीमत से के बराबर ही रहेगी, उससे ज़्यादा कीमत आपको नहीं देना होगा। तो 5G नेटवर्क तकरीबन जो 4G नेटवर्क का हम मैक्सिमम उपयोग कर सकते हैं उसी के पास रहेगी, ज्यादा आपको जेब नहीं ढीली करनी पड़ेगी। प्रीति, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन, आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे रुक करते हैं। गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। वहीं दादरा नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जहां सभी गांव के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध है। गांव के सभी घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों
दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के 85,000 से अधिक घरों में नल कनेक्शन है। जल जीवन मिशन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से की थी। मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जाता है। कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार अगले साल तक थर्मल कोयला आयात बंद कर देगी। भारतीय इस्पात क्षेत्र के लिए कोकिंग कोल कार्यनीति पर दिल्ली में एक कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि कोयला मंत्रालय इस वर्ष 90 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। कोल इंडिया लिमिटेड को 70 करोड़ टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। कोयला मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत की कोयले की जरूरत 1 अरब 50 करोड़ टन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और कोयला आधारित बिजली का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। Current year, that is going to be 139 million ton is our target. So total put together this year, our domestic coal production, the target is around 900 million ton. उसमें I have given target to the Coal India of around 700 million ton. भारत एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और शांतिपूर्ण हिंद प्रशांत की परिकल्पना करता है, जो नियम आधारित व्यवस्था, टिकाऊ और पारदर्शी ढांचागत निवेश पर आधारित हो। बैंकॉक में चुलालेंगकोन विश्वविद्यालय में हिंद प्रशांत पर भारत का नजरिया विषय पर एक व्याख्यान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का समूह सबसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंच है, जो हिंद प्रशांत में समसामयिक चुनौतियों पर और अवसरों का समाधान करता है। महाराष्ट्र में रायगढ़ तट से आज संदिग्ध नाव मिली, जिसमें 3 AK-47 राइफल और गोलियां रखी हुई थी। जांच में पता चला है कि नाव एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की है। पुलिस के मुताबिक कुछ स्थानीय लोगों ने मुंबई से करीब 190 किलोमीटर दूर श्रीवर्धन क्षेत्र में नाव को देखा और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को उसकी जानकारी दी। नाव में चालक दल का कोई सदस्य नहीं था। इस नाव में 3 AK-47 राइफल और कुछ गोलियां मिली हैं। पुलिस इस संबंध में आगे जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक समुद्र में नाव का इंजन फटा था। नाव के चालक दल के सदस्य को इस साल जून में ओमान तट के पास बचा लिया गया था और नाव समुद्र में तैरते हुए रायगढ़ तट आ गई। फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है। जम्मू कश्मीर में करीब 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में जारी पुनर्निर्धारित समय सीमा के अनुसार एक एकीकृत मतदाता सूची का मसौदा 15 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि सूची को लेकर दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 15 सितंबर से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित की गई है। इसके बाद 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। 25 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले 19 नवंबर को मानदंडों की जांच और अंतिम प्रकाशन और डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप बने रहिए हमारे साथ। India became free 75 years ago. We all know we have fundamental rights. But do you know we also have fundamental duties? The duty towards our nation. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Jai Hind.
खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूँ बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। Why does diplomacy matter? And how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से गायों में होने वाली लंपी बीमारी को राज्य आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे 7 से 8 राज्य ग्रसित हैं। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैके ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड राज्य वरिष्ठ बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर सरकार नई खेल नीति लेकर आई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने लिचुबगन इलाके में एल्बर्ट एक्का वॉर मेमोरियल और जगन्नाथ बारी पार्क का उद्घाटन किया। इसके अलावा युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण करके देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आम आदमी पार्टी ने इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने खेल श्रेणी के तहत दही हांडी को मान्यता देने का फैसला लिया है। इसके तहत गोविंदों को खेल श्रेणी के तहत नौकरी मिलेगी। साथ ही सभी गोविंदा को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी के नए अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पदभार संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि वो पूरी ईमानदारी से प्रदेश में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में अभिनेता अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। उन्होंने भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा मिशन का समर्थन करने के लिए अमिताभ बच्चन का समर्थन मांगा। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर में आरटीओ संतोष पाल के आवास पर छापा मारा और घर से 16 लाख रुपए नकद और जेवरात भी बरामद किए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को अदालत के समक्ष अपना टीईटी प्रमाण पत्र और मार्कशीट पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मणिपुर के इम्फाल में डूरंड कप 2022 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मौसम से जुड़ी कुछ खबरें। ओडिशा में कम दबाव का एक क्षेत्र बनने से अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। राज्य में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रदेश के करीब 4,70,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पिछले 3 दिनों से बारिश रुकने और कटक के पास मुंडाली बैराज में पानी के प्रवाह में गिरावट आने के बावजूद महानदी में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कटक जिला सबसे बुरी तरह प्रभावित है। वहीं बाकी, दामपाड़ा, बादामा, नरसिंहपुर, तिगिरिया और अठागढ़ ब्लॉक के कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं 19 और 20 अगस्त को ओडिशा के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज खुर्दा, पुरी, कटक, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से।
अमेरिकी सरकार ने ताइवान के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने की घोषणा की, जिसे द्वीपीय देश के लिए समर्थन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है और उसने चेतावनी दी है कि अगर जरूरी हुआ तो वो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कार्रवाई करेगा। ताइवान को भयभीत करने के लिए बीजिंग की तरफ से समुद्र में मिसाइल दागे जाने के बाद ये घोषणा की गई है। चीन के राष्ट्रपति ने इस वार्ता की आलोचना की। चीन की सरकार ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो ताइवान को स्वतंत्रता के लिए उकसाने का प्रयास न करे। इस बीच चीन के जहाजों और विमानों द्वारा ताइवान के समुद्री और हवाई क्षेत्र में चीनी मिसाइलों को दागने के कुछ दिनों के बाद ताइवान ने दक्षिण पूर्वी काउंटी हुआलिन में सैन्य अभ्यास किया था। ब्रिटेन में एक नए सर्वेक्षण में विदेश मंत्री लिज ट्रस प्रधानमंत्री पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की दौड़ में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक से 32 अंकों से आगे चल रही हैं। लेकिन सर्वे में निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की पसंद बने हुए हैं। स्काई न्यूज के लिए यूजीओवी सर्वे में बताया गया है कि 66% सदस्य ट्रस के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं और 34% लोग ब्रिटिश भारतीय सुनक को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक शीर्ष प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत तक श्रीलंका का दौरा कर सकता है। श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वी सिंह ने कहा है कि राहत पैकेज के लिए आईएमएफ के साथ श्रीलंका सरकार की बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है और जल्दी कर्मचारी स्तरीय समझौते की रूपरेखा तैयार करने के लिए आईएमएफ के श्रीलंका आने की उम्मीद है। श्रीलंका अभी अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिससे देश में ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज बकाया है, जिसमें से 28 अरब डॉलर का भुगतान 2027 तक करना जरूरी है। बात खेल की दुनिया की। दीपक चाहर की अगुवाई में गेंदबाजों के कमाल के बाद शुभमन गिल और शिखर धवन के नाबाद अर्धशतकों से टीम इंडिया ने पहले वनडे में जिम्बाब्वे पर 10 विकेट की एक तरफा जीत दर्ज करके 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। जिम्बाब्वे के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने गिल के नाबाद 82 और शिखर धवन के नाबाद 81 के बीच अटूट शतकीय साझेदारी से 19.1 ओवर बाकी रहते बिना विकेट खोए 192 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। इससे पहले जिम्बाब्वे की टीम 40.3 ओवर में सिर्फ 189 रन पर सिमट गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कोलंबिया के मेडेलिन उत्सव में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। फूलों की कला के जश्न में लोग अपनी पीठ पर फूलों को लेकर दौड़े। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुंदर सुरभा